नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए समस्थानिक अथवा आइसोटोप और जितनी भी क्वांटम संख्याएं होती है उनके बारे में बहुत अच्छी जानकारी। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिए और इसका आनंद उठाइए, पढ़ाई कीजिए आप। तो चलते हैं, हम आज पढ़ते हैं किसके बारे में, आइसोटोप के बारे में। सबसे पहले समस्थानिक क्या होता है। समस्थानिक को बच्चों आइसोटोप कहा जाता है, सबसे पहले तो ये याद रखना चाहिए। क्या होते हैं समस्थानिक, एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके, जैसे ये एक ही तत्व के क्या है, परमाणु हैं। इनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं सबके। इनके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है और इनके अंदर प्रोटॉनों की संख्या भी समान होती है। परंतु इनकी जो द्रव्यमान संख्या होती है, इनकी जो द्रव्यमान संख्या होती है, न्यूट्रॉनों की संख्या होती है, वो क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। तो ऐसे परमाणुओं को हम क्या बोलते हैं, एक दूसरे के समस्थानिक बोलते हैं। इनको हम आइसोटोप के नाम से जानते हैं। तो देखते हैं भाई, जो हाइड्रोजन होता है उस हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं। जो हाइड्रोजन होता है ना, उस हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है प्रोटियम, एक होता है ड्यूटेरियम, एक होता है आपके ट्राइटियम। तो प्रोटियम 1H1 होता है, ड्यूटेरियम 1H2 होता है जिसको हम 1D2 भी बोल सकते हैं, और ट्राइटियम जो होता है इसको 1H3 या 1T3 के नाम से जानते हैं। तो इनके अंदर, सब के अंदर प्रोटॉन की संख्या, इन सब के अंदर किसकी संख्या, प्रोटॉन की संख्या समान है। इनके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। इनके परमाणु क्रमांक जो होते हैं, जेड जो होता है, वो भी क्या है, समान है। परंतु बच्चों इनके अंदर क्या अलग होता है, इनके अंदर अलग होता है, इनके अंदर ऊपर तो लगा हुआ है ना ये परमाणु द्रव्यमान, है ना। जैसे प्रोटियम का 1 है, ड्यूटेरियम का 2 है, ट्राइटियम का 3 है, ये भिन्न भिन्न होते हैं। और इनके अंदर जो न्यूट्रॉन होते हैं उनकी संख्या भी भिन्न भिन्न होती है, ये ध्यान रखें। इसके अलावा आपको ध्यान रखना चाहिए, जो आपका नाइट्रोजन तत्व होता है उसके 2 समस्थानिक होते हैं, एक 7n14 और एक 7n13 होता है। ये आप ध्यान रखोगे, ये नाइट्रोजन के समस्थानिक होते हैं। इसके बाद देखते हैं जो कार्बन है, इस कार्बन के भी कितने समस्थानिक होते हैं, 3 समस्थानिक होते हैं, 12, 13 और 14। तो ये बच्चों आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद में बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं किसी क्वांटम संख्याएं क्या होती है। किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति का, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति का, सही स्थिति का, सही स्थिति का, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन की प्रकृति ज्ञात करने के लिए 4 संख्याओं की आवश्यकता होती है, जिनको हम क्वांटम संख्याएं कहते हैं। क्या बोला जाता है, इनको क्वांटम संख्याएं कहा जाता है। 4 क्वांटम संख्याएं कौन कौन सी होते हैं, तो ये होती है भाई आपके, एक होती है प्रमुख या मुख्य क्वांटम संख्या n, एक होती है द्विगुणसी या कोणीय क्वांटम संख्या l, और एक होती है आपके चुंबकीय क्वांटम संख्या m, जिसको हम me के नाम से भी जानते हैं। जिसको हम किसके नाम से जानते हैं, me के नाम से भी जानते हैं। और एक होती है चक्रण क्वांटम संख्या। तो कितने प्रकार की होगी, मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगुणसी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। कभी कभी इनके नामों से ही प्रश्न बन जाता है। अब हम देखते हैं हमारी प्रमुख या मुख्य क्वांटम या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होता है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, तो हम इसको n से प्रदर्शित करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन के मुख्य ऊर्जा स्तर कोश को बताती है, ये ध्यान रखना, मुख्य ऊर्जा स्तर को बताती है। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का मान मुख्यतः उसके n के मान पर निर्भर करता है। इससे किसके ऊपर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा का मान होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके n पर निर्भर करता है। इससे वैज्ञानिक बोर ने सर्वप्रथम खोजा था। कभी कभी पूछे भाई ये इसको किसने खोजा था, तो बोर ने इसको सर्वप्रथम खोजा था। n का मान 1 से प्रारंभ होता है और अनंत तक चलता है। कहाँ तक चलता है, अनंत तक चलता है, लेकिन शून्य नहीं होता है। इसका मान शून्य नहीं होता है। n के जो संभावित मान होते हैं वो आपके 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, और यहाँ चलते 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 ये कहाँ चला जाएगा, अनंत तक। कहाँ चला जाएगा, अनंत तक चला जाएगा। ये ध्यान रखना है।
उसके बाद में हम देखते हैं, इसके बाद देखते हैं हम जो n के मानों को क्रमशः हम किससे दर्शाते हैं। तो n के जो मान होते हैं उनको हम किससे दर्शाते हैं, k, l, m, n, o, p आदि कोश के द्वारा भी प्रदर्शित करते हैं। कोश का मतलब होता है ऊर्जा स्तर, कोश का मतलब भी होता है एनर्जी लेवल, इसको हम कोश भी कहते हैं, कक्षा भी कहते हैं, कक्ष भी कहते हैं। ये आप याद रखोगे, इनको k, l, m, n, o, p, q डॉट 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 के द्वारा दर्शाया जाता है। तो अब हम देखते हैं n के मानों को क्रमशः इनके द्वारा दिखा दिया जाता है, और n के मान जो होते हैं वो 1 2, ये 1 2 इस प्रकार 3 4 5 की तरफ चलते हैं। कोश का जो नाम दिया जाता है वो k, l, m, n, o इस प्रकार दिखाया जाता है। k का मान अगर k का मान 1 होता है, l का मान 2 होता है, m का मान 3 होता है, n का मान 4 होता है, ऐसे इनके मान होते हैं। तो किसी भी कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान 2n² होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कोई भी जो आपका कोश होता है, कोई भी आपका जो कोश होता है, इन कोशों के अंदर अगर आपको पूछे कि इनके अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो इसके लिए क्या काम में लेते हैं, ये सूत्र काम में लेते हैं। n का मान इसके लिए 1 हो जाएगा, इसके लिए 2 हो जाएगा, इसके लिए 3 हो जाएगा। इस प्रकार हम ज्ञात कर सकते हैं कि किसी कोश में कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो वो आते हैं बच्चों 2n²। कितने आते हैं, 2n²। तो इसके लिए भाई मान होता है, आप याद रखना 2n²। किसी कोश में अधिकतम अगर हमें इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने हैं तो इसके लिए सूत्र होता है। आगे बढ़ते हैं हम, आगे क्या दे रखा है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं मुख्य क्वांटम संख्या। तो कोश l, m, n, o, p के लिए n के मान होगी, एक बार फिर दिखा दिया। इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर ज्ञात करें प्रत्येक कोश में, अगर हम प्रत्येक कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना चाहते हैं तो हम एक वो नियम लगाएंगे, एक सूत्र लगाएंगे 2n²। इसके द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं, जैसे k के लिए 2 आया, l के लिए 8 आया, m के लिए 18 आया, इतने इतने इलेक्ट्रॉन इनके अंदर हो सकते हैं। अब हम देखते हैं इनके अंदर मुख्य क्वांटम संख्या n का मान बढ़ने पर परमाणु का आकार भी बढ़ता है तथा इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का मान भी बढ़ता है। बिल्कुल बात सही है भाई। अगर मुख्य क्वांटम संख्या जो है वो धीरे धीरे क्या हो रही है, इससे बढ़ रही है, तो परमाणु का आकार क्या होगा, बढ़ेगा, और इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का मान भी बढ़ता है। एक तो परमाणु का आकार भी बढ़ता है जैसे जैसे हम इधर जा रहे हैं, और इसके अलावा आपके क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का मान भी बढ़। तो हम जैसे जैसे नाभिक से दूरी बढ़ती है, जैसे जैसे नाभिक से दूरी बढ़ती है, ऊर्जा का मान भी बढ़ता चला जाता है। तो ऊर्जा का मान सबसे कम किसके लिए होगा, k के लिए, फिर किसके लिए, l के लिए, फिर किसका ज़्यादा होगा, m का, फिर ज़्यादा किसका होगा, n का। ऐसे भी आपको पूछ सकते हैं। तो हमारी मुख्य क्वांटम संख्या समाप्त हो चुकी है। अब हम आगे बढ़ते हैं और दूसरी क्वांटम संख्या हमारे सामने आती है। वो कौन सी आती है, एजीमुथल और एंगुलर क्वांटम नंबर। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, एंगुलर क्वांटम नंबर किसको कहा जाता है, द्विगुणित या कोणीय क्वांटम संख्या। इस क्वांटम संख्या को L से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान जो होता है वो 0 से n-1 तक होता है, यानी कि ये ध्यान रखें 0 से n-1 तक इसका क्या होता है, मान होता है। इस क्वांटम संख्या की जो खोज है वो खोज किसके द्वारा की गई थी, इसकी खोज जो है वो सोमरफील्ड के द्वारा की गई थी। इसे हम कोणीय संवेग क्वांटम संख्या भी कहते हैं। ये क्वांटम संख्या जो होती है, सॉरी भाई हमारे पास इतने उपकरण नहीं है तो कभी कभी ये ऐसी गलतियाँ हो जाती है। तो आगे बढ़ते हैं। ये क्वांटम संख्या परमाणु में उपकोश, उपकक्षा, उप ऊर्जा के बारे में बताती है। ये उपकोश के बारे में इसकी सहायता से इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग के मान को ज्ञात कर सकते हैं। यही मैं बता रहा हूँ, इसीलिए इसका नाम होता है कोणीय संवेग क्वांटम संख्या। इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग के मान को इसके द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, उपकोश की आकृति जो होती है उसको भी हम ज्ञात कर सकते हैं। उपकोश की आकृति को भी ज्ञात किया जा सकता है इसके द्वारा।
अब हम देखते हैं कि जो ये मान होते हैं एल के मान अगर जीरो जीरो से n-1 तक होती है तो इसका अगर जीरो मान होता है, एक मान होता है, टू होता है, थ्री होता है, ये किस किस के लिए होता है। तो उपकोष एस है तो उसके लिए जीरो होता है, अगर पी है तो उसके लिए एल का मान एक होता है, डी है तो उसके लिए आपके दो होता है, एफ है उपकोष तो इसके लिए तीन होता है। कभी कभी सीधा डायरेक्ट वन लाइनर प्रश्न आता है कि जो एस उपकोष है उसकी आकृति कैसी होती है। तो बच्चों जो एस उपकोष है उसकी होती है गोलाकार। कैसी होती है? गोलाकार। पी की पूछ ले तो डंबल बताना है। क्या बताना है? डंबल। अगर डी की पूछ ले तो ड्यू डंबल बताना, डी की डबल डंबल प्रकार की होती है। और एफ की पूछ ले तो आपको बताना है जटिल। कैसी होती है आकृति? जटिल होती है। एस की गोलाकार, पी की डंबल, डी की द्विडंबल और एफ की जटिल। आगे लिखा हुआ है भाई जो n के किसी मान के लिए, किसके लिए? n के किसी मान के लिए l के कुल मानों की संख्या। जैसे l का n का मान है मान लीजिए 2 ये, तो l के जो कुल मान होंगे ना उनकी मुख्य क्वांटम संख्या n के बराबर होगी। जैसे अगर n का मान 2 है तो उसके लिए l का मान क्या क्या होगा? उसके लिए l का मान होगा 0 और 1। तो कितने मान हो गए? 2 मान हो गए। देखो 1 और ये 2, इस प्रकार कहा गया। इस प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है कि इस प्रकार पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे कोष में कुल उपकोष क्रमशः 1, 2, 3, 4 होंगे। बिल्कुल बात सही है कि आपका जो पहला आपके कोष होगा उसके अंदर एक उपकोष होगा, वो कौन सा होगा? एस होगा। कौन सा होगा? एस होगा। उसके बाद में जो दूसरा उपकोष होगा उसके अंदर एस भी होगा और पी भी होगा। उसके बाद में आपके जो तीसरा कोष होगा उसके अंदर एस भी होगा, पी भी होगा और डी भी होगा। इसी प्रकार चौथे के अंदर एस, पी, डी, एफ चारों होंगे। अब हम आगे देखते हैं आगे क्या लिख रखा है कि अब यहाँ पर बहुत अच्छी जानकारी है कि n बराबर 1 अर्थात के कोष है, n बराबर 2 अर्थात यहाँ पर आपके n बराबर एल कोष है, n बराबर 3 है तो m कोष है। ये कोष बता रखे हैं। अब इनके अंदर उपकोषों की जो संख्या है वो उसको n दिखा रखा है कि यहाँ उपकोषों के अंदर उपकोष 1 होगा, यानी कि l बराबर क्या होगा? उसके लिए 0 होगा। बिल्कुल सही है क्योंकि s होगा, s के लिए l का मान कितना होता है? 0 होगा। इसी प्रकार l जो कोष है उसके अंदर 2 उपकोष होंगे जिसका मान होगा आपके 0 और 1। एक s होगा और एक p होगा, तो s के लिए 0 होगा और p के लिए 1 होगा। इसी प्रकार ये l के मान जो होते हैं जितने इनके अंदर n का मान होता है उतने ही संख्या के अंदर l के मान होते हैं। देखो ये जैसे यहाँ पर 3 दिखाई दे रहे हैं आपको, तो यहाँ पर भी कितने हैं? 3 हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इधर ये बना भी रखे हैं आपके 1s है, इसके लिए 2s है। अब यहाँ पर है ना, जैसे ये जो 2s है इसके लिए l का मान 0 होता है, 2p के लिए आपके 1 होता है। उसी प्रकार जैसे आपके 5s है तो इसके लिए l का मान 0 है, p के लिए आपके लिए 1 हो जाएगा, d के लिए क्या हो जाएगा? d के लिए क्या हो जाएगा? आपके 2 हो जाएगा। इस प्रकार हम ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम आगे देखते हैं यहाँ s जो p s p ये यहाँ एस पी डी एफ का अर्थ शार्प होता है, प्रिंसिपल होता है, डिफ्यूज होता है और फंडामेंटल से है। ये चारों शब्द वैज्ञानिकों द्वारा रेखीय स्पेक्ट्रम में प्रयोग में लिए गए थे। उसी आधार पर इनके नाम रखे गए थे उपकोष। और आपके कौन सा उपकोष? आपका एस पी डी एफ, इस प्रकार ये नाम रखे गए थे। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे आपके जो है लिखा हुआ है कि किसी उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो 2 कोष्टक 2l+1 कोष्टक बंद, यानी कि कोष्टक के अंदर 2l+1 है और बाहर 2 दिखा रखा है किसी उपकोष में। ये किस में है? किसी उपकोष। उपकोष कौन कौन से होते हैं? एस से पी डी एफ। किसी उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर पूछ ले तो आप बताना 2
12 प्लस 1, ये आपके सूत्र होता है किसी उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या का। जैसे मैं इनको इस बार एक बार सिद्ध करते हैं। देखो, जैसे आपके पास P है, तो P है तो P के लिए आप यहाँ 2 लिखोगे, ये 2 लिख दिया हमने, उसके बाद में 2 लिखोगे। अब P के लिए L का मान क्या होता है? L का मान होता है इसके लिए 1, तो गुणा करेंगे 1 प्लस क्या है 1, तो इसके अंदर अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? तो 2 और 1 ये गुणा होकर 2 प्लस 1 3, 3 को 2 से गुणा करेंगे तो मान क्या आएगा? 6 आएगा। इसका मतलब जो S उपकोष, ये P उपकोष होता है, उसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। कितने होते हैं? 6। तो आगे आपको बता रखा है कि S के अंदर आपके L का मान जो होगा वो 0 होगा। S का मान, L का मान इसके लिए 0 होगा, P के लिए 1 2, इस प्रकार ये F के लिए 3, G के लिए 4, H के लिए 5। तो ये जो हम सूत्र लगाएंगे ना ये वाला, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ जाएगी। बहुत बेसिक चीज़ है, किसी उपकोष के अंदर हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना है तो हमें L का मान चाहिए, और L का मान हमें आता है अच्छी तरीके से। S के लिए 0 होता है, फिर एक एक बढ़ाते जाओ आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या आता है इसके अंदर, तो क्या आता है इसके अंदर देखते हैं। आगे नीचे लिखा हुआ कि हाइड्रोजन के अलावा अन्य तत्वों में एक ही कोष के विभिन्न उपकोषों की ऊर्जा L के मान बढ़ने पर बढ़ती है। हाइड्रोजन के अलावा अन्य तत्वों में एक ही कोष के विभिन्न उपकोषों की ऊर्जा, अब देखो जो है आपके विभिन्न, तो एक ही कोष, जैसे 4 नंबर आपके यहाँ पर कोष ले रखा है। कौन सा कोष ले रखा है? 4 नंबर, ठीक है। अब 4 नंबर कोष के अंदर तो सभी उपकोष होंगे, 4s भी होगा, 4p भी होगा, 4d भी होगा, 4f भी होगा। तो इनकी ऊर्जा का मान जो है वो L का मान बढ़ने पर बढ़ता है, यही है। इसके लिए S के लिए L का मान 0 होता है, P के लिए 1 होता है, D के लिए 2 होता है, F के लिए 3 होता है। ये बात है, हाइड्रोजन के अलावा ये बात लागू होती है। उसके बाद में आपके हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे आपके चुंबकीय क्वांटम संख्या आ जाती है, जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इस क्वांटम संख्या को हम m या me से प्रदर्शित करते हैं। ये जो होती है ना क्वांटम संख्या, परमाणु में कक्षक के बारे में जानकारी बताती है। ये बात इंपॉर्टेंट निकल कर आई है, यहाँ पर ध्यान रखें। ये किसके बारे में जानकारी देती है आपके? तो ये बच्चों जानकारी देती है कक्षक के बारे में। किसके बारे में? कक्षक के बारे में। जब किसी परमाणु को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो गति करने वाले इलेक्ट्रॉन कोणीय संवेग प्रदर्शित कर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करते हैं? चुंबकीय। बोला जा रहा है जब किसी हम परमाणु को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो गति करने वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनमें वो कोणीय संवेग प्रदर्शित करते हैं, एंगुलर मोमेंटम MVR, और एक चुंबकीय क्षेत्र भी इनके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं तो इसके अंदर आगे लिखा हुआ है ये है बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव से किसी परमाणु में उपस्थित उपकोष एक या एक से अधिक भागों में विभक्त हो जाते हैं, जिसे हम कौन सा इफेक्ट कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट निकल कर आती है यहाँ पर, किसको कौन से इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। इस प्रभाव को हम जीमान प्रभाव कहते हैं, आपको पता होना चाहिए है ना। इसको हम क्या, चुंबकीय क्षेत्र के बारे में हो तो आप याद रखना जीमान प्रभाव होता है, और विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो इसे हम स्टार्क प्रभाव के नाम से जानते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोनों, आप याद रख लेना इन दोनों को। अगर चुंबकीय क्षेत्र की बात की जाए ना तब आप बताना उत्तर। इसको हम जीमान प्रभाव कहते हैं। यदि परमाणु को विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो इस प्रभाव को हम क्या बोलते हैं? स्टार्क प्रभाव कहते हैं। तो स्पेक्ट्रम रेखाएं होती है उनका विपाटन हो जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे क्या लिखा हुआ है? L के मान जो होते हैं, L के किसी मान के लिए M के मान जो होते हैं वो प्लस माइनस L से प्लस माइनस L तक शून्य सहित होते हैं भाई, बिल्कुल। उदाहरण के लिए अगर L का मान, अभी हमने पीछे क्वांटम संख्या पढ़ी थी, उसका मान है ना,
तो हम देखते हैं कि अगर L का मान जीरो हो, कितना हो, L का मान जीरो हो, L का मान जीरो हो तो M का मान केवल जीरो होगा, केवल जीरो होगा बच्चों, याद रखना इंपॉर्टेंट। उसके बाद में L बराबर अगर एक है तो M के मान जो होंगे वो -1 भी होगा, जीरो भी होगा और +1 भी होगा, यही इंपॉर्टेंट है। यदि L बराबर 2 हो तो M के मान जो होंगे आपके, हम बता देते हैं, इसको दूर कर देते हैं यहाँ से, यहाँ कर देते हैं इसको, ये बीच में आ रहा है बबुआ। तो इसके अंदर हम देखते हैं तो इसके लिए आपके मान वगैरह जो है वो आ जाएंगे। अगर यहाँ L का मान 2 है, L का मान कितना है बच्चों, 2 है L का मान, तो M के मान जो होंगे वो -2 भी होगा, +2 भी होगा, -1 भी होगा, +1 भी होगा और जीरो भी होगा। जीरो तो होगा ही होगा, है ना। तो मतलब 2 है तो टोटल मान कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। बढ़ते हैं हम आगे, बढ़ आगे बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आ रही है। एस उपकोष में केवल एक कक्षक होता है, बिल्कुल जो एस उपकोष होता है उसके अंदर एक कक्षक होता है जिसका मान जीरो होता है, यानी कि इसके लिए एम का मान क्या होता है, जीरो। बिल्कुल बात सही है, क्योंकि एस के लिए एल का मान क्या होता है, जीरो होता है। पी उपकोष में जो 3 पी कक्षक होते हैं, कितने होते हैं, 3 पी कक्षक होते हैं। तो इन तीनों पी कक्षकों को हम, जिन्हें पी एक्स, पी वाई, पी जेड के नाम से जानते हैं, इनके मान निम्न प्रकार होते हैं। एम का मान जो है इसके लिए, पी एक्स के लिए -1 होगा, पी जेड के लिए आपके 0 होगा और पी वाई के लिए +1 होगा। आप ऐसे याद कर सकते हो कि ये पी एक्स, ये यहाँ पर आपके पी एक्स हो गया, ये यहाँ पर आपके पी जेड हो गया और ये आपके पी वाई हो गया। तो पी एक्स के लिए -1 होता है, इसके लिए आपके 0 होता है और इसके लिए आपके कितना होता है, +1 होता है, ये ध्यान रखें। उसके बाद में आपके जो डी होता है, डी में डी जो उपकोष होता है उसके अंदर 5 डी कक्षक होते हैं, जिन्हें क्रमशः डी एक्स, एक होता है डी एक्स वाई, एक क्या होता है, डी एक्स वाई होता है। एक बार इसको ढंग से लिख देते हैं, एक आपके डी एक्स वाई होता है, एक आपके डी एक्स जेड होता है, एक आपके डी जेड स्क्वायर होता है, एक आपके वाई जेड होता है, क्या होता है, वाई जेड, ठीक है। और एक डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर भी होता है। तो ये टोटल कितने हो जाते हैं, 5। इन कक्षकों के लिए जो m के मान होते हैं वो आपके निम्न प्रकार से होते हैं। कैसे कैसे इनके लिए m के मान होते हैं, ध्यान करते हैं इधर। इनके लिए बच्चों आप ध्यान रखें, जो डी एक्स वाई होता है, डी एक्स वाई जो होता है उसके लिए आपके -2 भी हो सकता है और +2 भी हो सकता है, ये ध्यान रखोगे आप। डी एक्स जेड के लिए आपके -1 और +1 हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है कि डी जेड स्क्वायर के लिए एम का मान कितना होता है, 0। डी वाई जेड के लिए +1 या -1 हो सकता है और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के लिए आपके +2 और या -2 हो सकते हैं, ये आपको याद करने होंगे। अब आगे चलते हैं, तो आगे आपके यहाँ पर आता है, यहाँ आता है आपके कौन, एफ उपकोष में 7 कक्षक होते हैं, जिन्हें क्रमशः ये नाम दिए जाते हैं। इनको याद करने की आवश्यकता नहीं, इतना नहीं पूछा जाता है मटेरियल। आप याद करना चाहते हो तो मैं आपके लिए इसको जूम कर देना चाहता हूँ, ये हो गया जूम, रट लेना ये पूछ। अब बढ़ते हैं हम आगे, आगे बढ़ते हैं तो अब देखो, किसी परमाणु में संभावित कक्षकों की संख्या n स्क्वायर के बराबर होती है। क्या बोला है कि किसी भी परमाणु में संभावित कक्षकों की जो संख्या होती है वो n स्क्वायर के बराबर होती है। जैसे किसी परमाणु में संभावित कक्षकों की संख्या, उदाहरण के लिए अगर n बराबर 1 है तो उसमें कक्षकों की संख्या होगी 1 ही। मतलब कोई भी आपके जो कोश है उस कोश के अंदर कक्षकों की संख्या अगर आपको पूछे ना डायरेक्ट, तो n स्क्वायर होता है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n स्क्वायर होता है ना।
तो जैसे आपको पूछ लिया कि भाई जो दूसरा है आपके दूसरा कोष है उसके अंदर कक्षक बताओ, तो भाई इसके अंदर कक्षक हो जाएंगे, आप डायरेक्ट लगाओगे इसके अंदर टोटल कितने हो जाएंगे 4, ये सूत्र लगा कर, है ना। क्योंकि एक एस होगा एक पी होगा, पी के अंदर 3 हो गए, एस के अंदर 1 हो गया, टोटल कितने हो गए 4। तो इस प्रकार आप ज्ञात कर सकते हो। ये मैं धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ, तो ये चीज़ें हैं आप ऐसे ज्ञात कर सकते हो। उपकोष के अंदर ऑर्बिटलों की संख्या भी आप ज्ञात कर सकते हो। एस के लिए एस अगर ये आपके उपकोष है तो उसके अंदर 1 ऑर्बिटल होगा, पी के अंदर 3 होते हैं, डी के अंदर 5 होते हैं, एस के अंदर या आपके एफ के अंदर 7 होते हैं। तो ऐसे याद कर सकते हो। और ये उपकोष में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर पूछ लें आपको, जैसे एस है तो उसके अंदर 2 होंगे टोटल कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और अगर आपके पी है तो उसके अंदर 6 हो जाएंगे, अगर डी है तो उसके अंदर 10 हो जाएंगे, और एफ है तो उसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन 14 हो जाएंगे। तो आप याद कर लेना। उसके बाद में है आपके, चूंकि एक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं, एम के सभी मान एक उपकोष के सभी संभव अभिविन्यासों को व्यक्त करते हैं। इसका नाम दिक् विन्यास क्वांटम संख्या, ओरिएंटेड क्वांटम नंबर भी इसको कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, ध्यान रखना। जो आपके मैग्नेटिक क्वांटम संख्या होती है इसको इम्पोर्टेंट मान लेना। एम के सभी मान एक उपकोष के सभी संभव अभिविन्यासों को व्यक्त करते हैं, तो इसके जो दिक् विन्यास क्वांटम संख्या की इसको कहा जाता है। इम्पोर्टेंट लाइन। चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में किसी उपकोष के सभी कक्षकों का ऊर्जा स्तर समान होता है तथा वे सभी कक्षक समान ऊर्जा कक्षक या अपभ्रष्ट कक्षक कहलाते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में असमान ऊर्जा कक्षक या भ्रष्ट कक्षक हो जाते हैं। ये कोई। इसके बाद आपके आ जाती है कौन सी, चक्रण क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम नंबर। तो इसको जल्दी जल्दी देख लो, ज़्यादा कोई खास नहीं। इसकी खोज एलन बेक व गॉड स्मिथ ने की थी। इसे एस या एम एस के नाम से जाना जाता है। इसे एस या एम एस के नाम से जानते हैं। किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, बिल्कुल लगाता है, ऐसे चक्कर लगाता है। अपने संयम के अक्ष पर भी चक्रण करता है, बिल्कुल जो अपनी खुद की अक्ष होती है उसके ऊपर भी ऐसे चक्कर मारता रहता है। चक्रण क्वांटम संख्या एस इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा को प्रदर्शित करती है कि वो किधर घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, दक्षिणावर्त घूम रहा है, या वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो इसके 2 ही मान होते हैं। इसके कितने मान होते हैं, इसके 2 मान अर्थात प्लस आपके 1/2 या -1/2 हो सकते हैं। इस क्वांटम संख्या का मान किसी पर भी निर्भर नहीं करता। इस क्वांटम संख्या का मान किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, बल्कि अन्य क्वांटम संख्याओं के मान एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं। इलेक्ट्रॉनों के चक्रण को इस प्रकार हम दर्शा सकते हैं। एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाँ बिल्कुल, एक जैसे एस है तो उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक एस है तो उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, जिनकी चक्रण क्वांटम संख्या के मान जो होते हैं वो क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। अब लास्ट में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो मुख्य क्वांटम संख्या होती है, ये क्या कर दर्शाती है, तो मुख्य क्वांटम संख्या ये परमाणु के आकार एवं इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी देती है। द्विगंशीय क्वांटम संख्या कक्षक की आकृति बताती है। चुंबकीय क्वांटम संख्या ये बाहें चुंबकीय क्षेत्र में कक्षकों के विन्यास को बताती है। और चक्रण क्वांटम संख्या जो होती है ये कक्षक में इलेक्ट्रॉन के चक्रण को दर्शाती है। उसके बाद में आप याद रखो, किसी भी कोष में उपकोषों की कुल संख्या n होती है, किसी भी कोष में कक्षकों की कुल संख्या n² होती है, और किसी भी उपकोष में कक्षकों की कुल संख्या ज्ञात करने का सूत्र 2l+1 है। किसी भी उपकोष में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 कोष्टक 2l+1 कोष्टक बंद। n का मान कभी भी शून्य नहीं होता है क्योंकि ऊर्जा का मान अनंत हो जाता है। और लास्ट में आपके आता है, 1 मिनट में पूरा कर लेते हैं। किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या ज्ञात करने का सूत्र होता है, वो होता है 2n²। एस उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2 हो सकती है, पी में 6 हो सकती है, डी में आपके 10 हो सकती है, उपकोष के अंदर सब सेल के अंदर आपके 14 हो सकती है, और किसी भी कक्षक में विपरीत चक्रण के इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2 हो सकती है। किसी उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या, ये याद करना, एक सूत्र दे रखा है, ये आपको याद रखना चाहिए। तो इस वीडियो को आप बार बार देखें। मैं इसके क्वेश्चन भी लेकर आऊँगा जो एग्जामों में पूछे गए हैं, और फिर आप उन प्रश्नों को करना और आप प्रैक्टिस करना। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट ज़रूर करें,
लास्ट में आपको कहना चाहता हूँ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।